गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आगे कि समाज में और किस किस तरीके से संघर्ष पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है ना। इन सबको पढ़ते हैं। एमाइल दुर्खिम इस द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय है और उनके बाद में कई अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा भी कार्य किया गया है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। इनका मानना ये है कि जो सदस्य होते हैं, समाज के कोई भी सदस्य होते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो समाज उन पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। दुर्खाइम ने तर्क दिया कि समाज में व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। व्यक्ति पर किसका प्रभुत्व होता है? समाज का प्रभुत्व होता है। अर्थात जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का संचालन किसके माध्यम से होता है? समाज के माध्यम से होता है। अर्थात अधिकार किसका रहता है? तो समाज का अधिकार रहता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है, जिसमें दृढ़ता अथवा कठोरता है, जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान है। अर्थात समाज में रहकर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज में रहकर ही उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो करता है। तो ये जो संबंध होते हैं ये दृढ़ होते हैं और कठोर होते हैं। दृढ़ और कठोर होते हैं। जिस प्रकार से पर्यावरण की संरचना होती है, उस पर्यावरण की संरचना के द्वारा के तरह ही हमारे समाज की संरचना होती है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना व्यक्ति की संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है। उदाहरण के तौर पर घर दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। अर्थात जिस प्रकार से एक कमरे की स्थिति बताई गई है, उसी प्रकार से हमारे समाज में जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की स्थिति होती है और उस स्थिति के अनुसार ही वो कार्य करता है। इसी सीमा तक इसकी सीमा तय करती है कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। ये हमसे बाह्य है, ठीक है, उसी प्रकार जैसे कमरे की दीवारें होती है। अन्य सामाजिक चिंतक जैसे कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स ने भी किस पर बल दिया है? सामाजिक बाध्यता पर बल दिया है। अर्थात समाज क्या कर देता है? व्यक्ति को बाध्य कर देता है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं समाज के, जिनके आधार पर व्यक्ति को अपना जीवन चलाना होता है। लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। सृजनात्मकता का मतलब है व्यक्ति के मौलिक गुण, जिनके आधार पर व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति उन मौलिक गुणों के आधार पर या उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है उसके आधार पर एक नई तरीके से सोच रखता है, नए नए उत्पादन करता है, जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित भी करती है। अर्थात जो समाज की संरचना होती है, उस संरचना को परिवर्तन करने का काम भी करता है, उसे पुनः उत्पादित भी करता है। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य इतिहास बनाता है। मनुष्य क्या बनाता है? इतिहास बनाता है, परंतु इतिहास का निर्माण न तो उसकी इच्छा पर और न उसकी पसंद की शर्तों पर आधारित होता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं अपनी मनपसंद शर्तों पर, बल्कि इतिहास का निर्माण ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थिति उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहाँ जीवन यापन कर रहा है। अर्थात ये तो माना जाता है कि इतिहास मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जो इतिहास बनता है वो इसकी इच्छा के अनुसार नहीं बनता, उसकी मनपसंद के अनुसार नहीं बनता, बल्कि जो समाज की जो बाध्यताएं होती है, जो स्थितियां होती है, जो संरचनात्मक तरीके होते हैं, उनके द्वारा समाज का संगठन होता है। इसके बाद में हम इस स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण की उस संकल्पना की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे जो प्रारंभिक पुस्तक पार्ट 2 में की गई है। अर्थात हम जो सामाजिक संरचना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूह के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुँच से। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज में अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। जैसे कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई मध्यम वर्ग का है, तो इस प्रकार से क्या है, समाज में अलग अलग स्तर पाए जाते हैं और उन स्तरों के माध्यम से हम समाज को पढ़ने का या अध्ययन करने का कार्य करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुँच से। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है। किसी न किसी स्तर पर क्या विद्यमान है? सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज
धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं, परंतु ये क्या है, अलग अलग तरीके से पहचाने जाते हैं। जैसे धन के आधार पर पहचाने जा सकते हैं और शक्ति की असमानताओं के आधार पर, क्योंकि जो कोई भी समाज है अगर उनकी तुलना करते हैं तो उनकी शक्ति समान नहीं पाई जाती, उनका धन भी समान नहीं पाया जाता, तो इसके आधार पर हम उनमें अंतर कर पाते हैं। एक तरफ जहाँ आधुनिक समाज में स्त्रीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वर्ग विभाजन का मतलब है अमीर और गरीब का विभाजन कर देना, वहीं दूसरी ओर प्रजाति तथा जाति, अर्थात प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है और जातियों में भी अंतर पाया जाता है। क्षेत्र तथा समुदाय में, जनजाति में और लिंग इत्यादि सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बन गए, अर्थात अलग अलग स्तरों के आधार पर अलग अलग तरीके से हम सामाजिक स्तर को पहचान सकते हैं, जिनमें क्षेत्र हो गया, समुदाय हो गया, जनजाति हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गई, प्रजाति हो गई, ठीक है, और इसके अलावा वर्ग विभाजन हो गया। आपको याद होगा कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान या पैटर्न निहित होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है, अर्थात कोई भी समाज है उस समाज में जो सामाजिक असमानता को पहचानेंगे तो किसके आधार पर पहचानेंगे, कुछ प्रतिमान होंगे, अगर उनको वो पूरा कर रहा होगा तो उसको अलग कैटेगरी में ले लेंगे, और अगर प्रतिमानों को पूरा नहीं करता है तो उसको अलग कैटेगरी में ले लेंगे, ठीक है। असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो, ऐसा नहीं है कि अचानक उत्पन्न होता है, ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और समाज में व्याप्त रहता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अपन को अब जब तुलना करेंगे तो पता लग जाएगा, तो तुलना के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग कर सकते हैं। ये तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती है और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिले। अगर कोई वर्ग उच्च वर्ग का है, उसके पास में विशेषाधिकार है, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि उसकी जो संतान है, उसके जो बच्चे हैं, उसको भी वो विशेषाधिकार मिले और उनके लिए वो प्रयत्न करता है। स्त्रीकरण की संकल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती है जहाँ समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में या समूह के रूप में होता है तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, अर्थात ये जो स्थिति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके जो प्रतिमान हैं उनके आधार पर अपना जीवन जीते हैं, तो वो स्थिति क्या है, पीढ़ी दर लगातार चलती रहती है। असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार है जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूह के द्वारा उपयोग किया जाता है। जिनके पास में विशेषाधिकार होते हैं वो निम्न 3 तरीकों से, अर्थात 3 तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर वो क्या करते हैं, उनके आधार पर वो क्या करते हैं, तो समाज में अपना जो जीवन है उसको जीते हैं, अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला है जीवन अवसर, वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्त करता है कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, अर्थात वे सुविधाएं जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को जीता है। उनमें केवल संपत्ति तथा आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मनोरंजन, इनको भी शामिल किया गया, क्योंकि ये सभी भी क्या है, हमारे समाज के लिए, हमारे जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए आवश्यक है। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको ये उच्च प्राप्त होती है, और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको ये निम्न प्राप्त होती है। सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं। सामाजिक परिस्थिति का मतलब हो गया कि व्यक्ति का स्टेटस क्या होता है, मान सम्मान तथा समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़रों में उच्च स्थान प्राप्त करना, अर्थात व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति एक तरीके से जो अपने सामाजिक संबंध होते हैं उन सामाजिक संबंधों के आधार पर क्या करता है, अपना मान सम्मान पाता है। अर्थात उच्च वर्ग के जो लोग हैं अगर हम कहें तो उनका मान सम्मान अधिक पाया जाएगा, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका मान सम्मान कम पाया जाएगा। तीसरी बात करते हैं हम राजनीतिक प्रभाव की। तो राजनीतिक जो प्रभाव है, एक समूह द्वारा दूसरे समूह अथवा समूह पर प्रभुत्व जमाना अथवा निर्णय निर्धारित में प्रमाणिक के प्रभाव अथवा निर्णयों से अत्यधिक लाभ उठाना, अर्थात राजनीतिक स्तर पर भी क्या है कि जो समाज है, समाज
का जो विकास वो होता है वो किस तरीके से होता है। आगे होने वाली चर्चा में हम उपरोक्त 3 सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। अर्थात लिंग भी बाधित करता है और सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, समाज में जो प्रक्रियाएं चलती है वो भी हमारे समाज को प्रभावित करती है। व्यक्ति तथा वर्ग को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिताएं, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण द्वारा आकार दिया जाता है। अर्थात क्या है कि व्यक्ति को जो संसाधन मिलेंगे उन संसाधनों के आधार पर क्या होगा, उन संसाधनों के आधार पर स्तरीकरण कर लिया जाएगा कि अगर व्यक्ति को संसाधन प्राप्त हो रहे हैं तो वो उच्च वर्ग में, और अगर संसाधन प्राप्त नहीं है अर्थात उसको कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, थोड़ी निम्न हो जाएगी, अर्थात उसको हम गरीब वर्ग में ले लेंगे। इसके अलावा साथ ही मनुष्य पूर्व स्थापित जो संरचना है और स्तरीकरण है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है विकास करने की, अर्थात चाहे से कोई उच्च वर्ग हो चाहे कोई निम्न वर्ग हो, वो हमेशा क्या करता है, अपनी जो स्थिति होती है उसको सुधारने का या आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और इसके माध्यम से उसके जो सामाजिक संबंध है उनका संचालन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके हैं। अब वो 2 तरीके हम देखेंगे कौन कौन से 2 तरीके हैं। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा। समस्या ये नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही है, परंतु ये इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हम हल के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक परिवेश में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। अर्थात कोई भी बात होती है उसको जो कहते हो अर्थात पूर्वाग्रह की तरह नहीं माना जाता, भले उसकी छानबीन की जाती है, उस पर तथ्य जुटाए जाते हैं, उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद में कोई बात होती है उसको समाज में माना जाता है। अतः ये केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिताएं अथवा सहायता या संघर्ष जैसी मामला हो। अर्थात किसी ने कह दिया कि समाज में संघर्ष पाया जाता है, सहायता पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, तो उसको ऐसे कैसे नहीं माना जाता, बल्कि उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है, गुण देखे जाते हैं, दोष देखे जाते हैं, प्रत्येक जो तथ्य होता है उसकी खोज की जाती है, उसके बाद में फिर उसको माना जाता है। क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे ये व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य की आंतरिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है कि उसमें सहयोग पाया जाता है, उसमें समानता पाई जाती है, उसमें प्रतियोगिता पाई जाती है, उसमें संघर्ष पाया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है उनका लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। अर्थात जो एक तरीके से जो समाज है उस समाज का अध्ययन करेगा, समाज का अध्ययन करने के बाद में हमारे पास में जो तथ्य उपलब्ध होंगे उनके आधार पर हम समाज का स्थिरीकरण करेंगे। समाज में सहयोग की भावना है, समाज में प्रतियोगिता की भावना है, समाज में संघर्ष की भावना है, इसका पता समाजशास्त्र अपने माध्यम से या समाज का अध्ययन करके उसके बाद में हमें देता है। हमने पिछली पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद बहुलता की समझ व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वह परिवार हो, अर्थव्यवस्था हो अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो। हमने देखा कि किस प्रकार प्रकार्यवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता देता है। अर्थात ये जो प्रक्रियावाद है ये सृजनात्मकता अर्थात चेतना को बल देता है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो सामाजिक संबंध है उनको समझा जाए। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं में थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों, एक तो एमिल दुर्कheim हो गया और दूसरा कार्ल मार्क्स हो गया। कार्ल मार्क्स तथा एमिल दुर्कheim, जो कार्ल मार्क्स है वो संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं और जो दुर्कheim है वो प्रकार्यवादी जो संदर्भ है उनसे पहचाने जाते हैं। ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है। बुनियादी आवश्यकताएं होती है अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, उनको पूरा करने के लिए वो सहयोग पर डिपेंड होता है। अर्थात व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उसके द्वारा फिर वो क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए
तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करते हैं। अर्थात अपने लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अपना जो समाज होता है, अपनी जो दुनिया होती है, उसके लिए भी उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो आज हमने देखा किस तरीके से समाज में जो संघर्ष है वो विद्यमान रहता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा किस पे जोर दिया गया था, हैं, जो वर्ग परिप्रेक्ष्य था उस पे जोर दिया गया था। दुर्कहेम के द्वारा किस पे जोर दिया गया था, तो प्रकार्यवादी संरचना पे जोर दिया गया था। तो इस तरीके से हमने आज ये देखा है। ओके।